ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, क्या सोच रही हो लिटिल गर्ल? यही ना कि मैं इंसान हूं या नहीं। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर को मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। नूर बस चुपचाप निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, वैसे तो मेरी हरकतें इंसान वाली नहीं है लिटिल गर्ल, पर सच यही है कि मैं इंसान हूँ, इंसान ही हूँ और इंसान ही रहूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बस चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम मुझे अपना दीवाना बना रही हो। क्यों ऐसा करती हो तुम? तुम्हारी वजह से सच में मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के गाल गुलाबी हो गए। निष्कर्ष जब भी उसकी ऐसी तारीफ करता था, उसके गाल सच में गुलाबी हो जाते थे। उसने धीमी आवाज में कहा, आप ऐसी बातें मत कीजिए ना राणा साहब। निष्कर्ष ने जैसे ही नूर के मुंह से राणा साहब सुना, हमेशा की तरह उसकी दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर नूर की तरफ देखते हुए कहा, आज से नहीं बल्कि तुम अभी से हमेशा सिर्फ मुझे राणा साहब कहोगी लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे को मजबूती से अपने हाथ में भरकर उसके माथे से अपने माथा जोड़ते हुए कहा, जब तुम मुझे अपने प्यारे प्यारे होठों से राणा साहब कहती हो ना लिटिल गर्ल, तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कैसा लगता है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी, साथ ही उसके होठों पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। अगर उसे इतनी प्यार से राणा साहब कहने से निष्कर्ष को खुशी मिलती थी, तो वो निष्कर्ष को ये खुशी देना चाहती थी। उसने धीरे से कहा, वो मैं। निष्कर्ष ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, मुझे बोलने दो लिटिल गर्ल, वैसे भी दिन भर बोलती रहती हो, फालतू बकवास करती रहती हो, बल्कि सारा दिन रोती रहती हो, फिर भी तुम्हारा मुंह दुखता नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने पाउट बनाते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, मैं सच कह रहा हूँ लिटिल गर्ल, जब देखो तब रोती रहती हो, तुम्हारे जितना तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं रोता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह फुलाते हुए कहा, ठीक है, तो इस छोटी बच्ची को बच्चों के घर छोड़कर आइए और आज से आप मुझे किस भी मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चे को कोई किस। निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना, उसने झटके से नूर को अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे किस करने लगा। नूर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निष्कर्ष को देखने लगी। निष्कर्ष ने नूर को किस करने के बाद उसे खुद से दूर करते हुए कहा, पर ये छोटी बच्ची बड़ी हो चुकी है। हाँ, हरकतें छोटी बच्ची जैसी है, पर शरीर से तो बड़ी हो चुकी है और मुझे। कहते हुए निष्कर्ष टेढ़े तरीके से मुस्कुराने लगा। उसकी आधी बात का मतलब समझकर नूर ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कितने बेशर्म हैं आप। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना ज्यादा बेशर्म हूँ। मैं सबसे ज्यादा बेशर्म हूँ लिटिल गर्ल, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से ही मैं बेशर्म बना हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर यहाँ वहाँ नजर चुराने लगी। निष्कर्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, मेरी तरफ देखो लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने शर्माते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। निष्कर्ष बेहद प्यार से उसे ही देख रहा था। उसकी ऐसी नजरों को देखकर नूर को सच में घबराहट महसूस हो रही थी। निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, अगली बार से इस तरह से डरना मत, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया तुम्हारे साथ छोड़ देगी तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कोई खड़ा नहीं होगा तो भी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निष्कर्ष राणा हर वक्त हर पल तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने, तुम्हारी मुसीबत को तुमसे दूर करने के लिए तुम्हें खड़ा मिलेगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, आप सच में कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे ना? कहते हुए नूर ने अपने दोनों हाथों को निष्कर्ष की कमर के इर्द गिर्द लपेट दिया। निष्कर्ष ने नूर के कानों में धीमी आवाज में कहा, अगर छोड़ना होता तो तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में आने ही नहीं देता लिटिल गर्ल, जब तक मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी में कोई नहीं आता, कोई भी नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, पर यह शादी तो आपकी मर्जी से नहीं हुई ना? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी की इतनी औकात है कि वो जबरदस्ती किसी की भी शादी मुझसे करवा दे और मैं चुपचाप शादी कर लूं? निष्कर्ष की बात सुनकर उसने हैरानी से कहा, इसका मतलब आप मुझसे शादी करना चाहते थे? निष्कर्ष ने नूर के सवाल पर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम सच में बहुत ज्यादा स्टूपिड हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें क्यों मेरी नूर ए जहां बनाया,
तुम्हें थोड़ा सा इंटेलिजेंट तो बनना चाहिए ना। वैसे ही बात तुमसे शादी की तो तुमसे पहले जो दुल्हन थी मैंने उसे अपने हाथों से भगवान के पास भेजा था और मैं। निष्कर्ष ने इतना कहा ही था कि नूर ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा आपने? निष्कर्ष ने नूर को चिल्लाते हुए देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, लिटिल गर्ल ये बात मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, अब अगर तुमने मजाक में लिया होगा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इस वक्त तुम्हें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सच तो यही है कि मैंने उसका काम तमाम कर दिया। आखिर मुझे ऐसे लोग पसंद ही नहीं है जो इस तरह की हरकत करें, और उसने तो सच में इस तरह की हरकत की थी तो मैं कैसे उसे छोड़ देता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। वो बस हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है लिटिल गर्ल, जो सच है वही मैं तुम्हें बताया है। अब अगर तुम्हें सच से प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर कभी आपको कोई और पसंद आ जाए तो क्या आप मुझे भी मार देंगे? जैसे ही निष्कर्ष ने ये सुना उसने नूर की नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके हल्के से उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, तुम्हारी जबान बहुत चलती है लिटिल गर्ल। मैंने तुमसे पहले कहा था मैं बेफिजूल में किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता। अगर मैंने उसे दुनिया से भेज दिया इसका मतलब यही था ना कि उसने बहुत गलत किया होगा। जरूर उसने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं पागल नहीं हूँ जो बेफिजूल में लोगों को मारता फिरूंगा लिटिल गर्ल। उसकी बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर हमसे कभी गलती हो गई तो? निष्कर्ष ने नूर के सवाल पर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तक तुमसे कितनी गलतियां हो चुकी है लिटिल गर्ल, पर तुम्हें सजा देने का तरीका अलग है। वैसे भी तुम मेरी नूर है, जहां हो मेरी नूर है, जहां तुम्हारा राणा साहब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। हमेशा कहा है कि बदतमीज हूँ, बेशर्म हूँ, पर बेवफा नहीं। इस तरह से बदतमीज हूँ, पत्थर दिल हूँ, पर बदतमीज नहीं जो अपनी बीवी की इज्जत ना करे। जो आदमी बीवी के सामने झुकता है उसके सामने दुनिया झुकती है लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने नूर के माथे का चूमते हुए कहा, तुम मेरे पैरों की जूती नहीं बल्कि मेरे सिर का ताज हो। दुनिया के लिए मैं पत्थर सही, पर तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। दुनिया जिस निष्कर्ष राणा को जानती थी, नूर के सामने वो निष्कर्ष राणा नहीं बल्कि उसका क्यूट सा हस्बैंड निष्कर्ष राणा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त से किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। निष्कर्ष ने नूर के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, ये मत समझना लिटिल गर्ल कि मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ तो तुम मुझे धोखा दे सकती हो या मुझसे दूर जा सकती हो। मैं तब तक एक अच्छा हस्बैंड बन के रहूंगा जब तक तुम मेरी प्यारी वाइफ बनकर रहोगी। जिस दिन तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की उस दिन मैं भी अपनी लिमिट क्रॉस करूंगा, और अगर मैंने लिमिट क्रॉस की तो तुम मेरी लिमिट को क्रॉस करने के बाद शायद इस दुनिया में नहीं रहोगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के चेहरे पर डर नजर आने लगा। निष्कर्ष ने उसके डरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल मैंने कहा कि जब तक तुम अच्छी बनकर रहोगी तब तक मैं अच्छा बनकर रहूंगा। अगर तुम कुछ गलत करोगी ही नहीं तो मैं क्यों बुरा बनूंगा, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बस मासूम से बच्चे की तरह अपना सिर हिला दिया। बेचारी और क्या कहती। निष्कर्ष ने उसे गोद में उठाया और उसे बेड पर लिटाते हुए कहा, अब सो जाओ, तुम्हें कोई डरावना सपना नहीं आएगा। मैं हूं ना तुम्हारे करीब, मेरे होते हुए ना डरावना सपना आ सकता है, ना कोई भूत, ना कोई प्रेत, ना कोई इंसान, इसलिए अब चुपचाप सो जाओ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखकर बस अपना सिर हिला दिया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। निष्कर्ष बस नूर के मासूम से चेहरे की तरफ देख रहा था। कुछ देर के बाद नूर की आंखें बंद हो चुकी थी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखा और हल्के से उसके माथे को चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल तुम सच में बहुत प्यारी हो, मेरी नूर है जहां हो। तुम्हारे राणा साहब तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देंगे। बस हमेशा मेरी बातों को सुनना, मेरी बातों को मानना, मुझे गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि गुस्सा आने के बाद मैं क्या करता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और नूर की हथेली को चूमकर वहां से बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़ी गीतांजलि जी की तरफ चला गया, जो कि आकाश जी के साथ बात कर रही थी। गीतांजलि जी को देखकर उसके होठों के कोने टेढ़ हो गए।
उसने गीतांजलि जी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। गीतांजलि जी जो कि आकाश जी के साथ बात करके निष्कर्ष के रूम की तरफ ही जाने वाली थी, निष्कर्ष को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी जगह पर ही खड़ी हो गई। निष्कर्ष ने उनके सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी दादी माँ, इस तरह से बुढ़ापे में सीढ़ियाँ चढ़ने की कोई खास वजह? अगर सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते फिसल कर नीचे गिर गई, सिर फूट गया, पैर टूट गया तो क्या करेंगे आप? वैसे भी इस उम्र में हड्डियां काफी कमजोर हो जाती है, इसलिए नीचे ही रहा कीजिए ना, क्यों बेफिजुल में ऊपर नीचे चक्कर लगाती है। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने उसे घूरते हुए कहा, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आप चाहते हैं कि हम सीढ़ियों से गिर जाए और जो कुछ भी अभी आपने कहा वो सब कुछ हमारे साथ हो जाए। निष्कर्ष ने गीतांजलि जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तो सच में मैं यही चाहता हूँ, पर ऐसा मैं करूँगा नहीं। आखिर मैं अपनी प्यारी दादी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस सोच रहा था कि ये कितना अमेजिंग होगा ना, जब आप सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे गिरेंगे, आपका सिर फूट जाएगा, सिर से रेड रेड ब्लड निकलेगा। कितना अमेजिंग होगा ना ये मोमेंट। चलिए ट्राई करके देखते हैं। आप सीढ़ियों पर खड़ी हो जाए, मैं आपको धक्का देता हूँ। मेरा बचपन का सपना था किसी को सीढ़ियों से गिरते हुए देखने का। आपको ही देख लेता हूँ। उसकी बात सुनकर गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, निष्कर्ष। गीतांजलि जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर निष्कर्ष ने अपने कान में उंगली डालते हुए कहा, चिल्लाना मत, कान में दर्द होता है। बच्चे की जान लेंगे क्या आप? निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी गुस्से से कांप रही थी। निष्कर्ष ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी प्यारी दादी माँ, ऊपर क्यों आई थी? बस ये तो बता दीजिए, क्योंकि ऊपर तो मेरा ही कमरा है। क्या आप मुझसे मिलने के लिए आई थी? पर मैं तो आपसे मिल चुका हूँ, आप नीचे क्यों नहीं चल रही है मेरे साथ? अगर कहे तो मैं गोद में उठा लेता हूँ, पर वो क्या है ना, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। हो सकता है कि आपको गोद में ले जाते मेरा हाथ कमजोर पड़ जाए और आप मेरी खुद से नीचे गिर जाए, फिर कमर टूट जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए। कुछ भी हो सकता है, पर मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आपका प्यारा पोता हूँ, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने गुस्से से कहा, कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने 2 पैर दिए हैं, उनसे चल सकते हैं। तुम्हारी बीवी की तरह नहीं जो पति की गोद में बच्चों की तरह घूमती रहती है। गीतांजलि जी की बात सुनकर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बीवी मेरी गोद में घूमे, मेरे सिर पर बैठकर घूमे, इसमें आपको क्या परेशानी है? वो मेरी बीवी है, मेरी गोद में घूमती है। आप तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे आपकी गोद में घूमती है। आपके हाथों में दर्द होता है क्या? नहीं ना, तो अपनी काली जबान को बंद रखा कीजिए। और रही बात मेरी बीवी की, तो फूल की तरह हल्की है, उसे जिंदगी भर इसी तरह से अपनी गोद में लेकर घूम लूंगा। अगर कोई परेशानी है तो आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, क्योंकि आपकी बुढ़ी आंखों को तो यही सब कुछ देखना है, मरते दम तक। अगर नहीं देखना चाहती और पट्टी भी नहीं बांधना चाहती तो सीढ़ियों से खुद गिर जाए, बहुत जल्दी भगवान के पास चली जाएगी और आपके सामने लग जाएगा स्वर्गवासी गीतांजलि राणा। कहते हुए निष्कर्ष मुस्कुराने लगा। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, निष्कर्ष तमीज से बात कीजिए, दादी है हम आपकी। गीतांजलि जी की बात सुनकर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी नहीं होती तो बताता कि बदतमीजी कहते किसे हैं। खैर बहुत काम है मुझे। आपके साथ बकवास में पूरे 2 मिनट वेस्ट हो गए। यही 2 मिनट में अपनी नूरे जहां के साथ वेस्ट कर सकता था। नहीं वो वेस्ट थोड़ी होते, वो तो काम में लग जाते हैं। बाय बाय। कहते हुए निष्कर्ष टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ पेंट के पॉकेट में डालकर वहां से नीचे चला गया। गीतांजलि जी दांत पीसते हुए निष्कर्ष को जाते हुए देखने लगी। उन्होंने पलटकर निष्कर्ष और नूर के रूम की तरफ देखा। अब तो निष्कर्ष ने उन्हें देख लिया था, इसलिए वो नूर के रूम की तरफ जाने की जगह पर चुपचाप वहां से लिफ्ट से नीचे आ गई। निष्कर्ष ने नीचे आकर लिविंग रूम में एक दूसरे से बात कर रहे हैं वैभव और विराट की तरफ देखकर उन्हें घूरते हुए कहा, ऑफिस का काम करने की जगह पर यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम दोनों? निष्कर्ष की बात सुनकर उन दोनों ने घबराते हुए कहा, भाई वो कुछ नहीं, वो बस हमें जरूरी काम की वजह से घर आए थे। हम अभी अभी तो ऑफिस से आए हैं और आपने जो फाइल देखी थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट मीटिंग भी हम अटेंड कर चुके हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट कर चुके हैं भाई हम। निष्कर्ष ने वैभव और विराट की तरफ देखा और उन्हें घूरता हुआ स्टडी रूम में चला गया। उसके जाते ही वैभव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, समझ नहीं आता कि भाई को कैसे हैंडल करती है नूर। कितने खतरनाक है यार, मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे नूर रूम में एक कोने में छुप कर रहती है।
भाई जैसे इतने डरावने इंसान के साथ एक रूम में रहना, मैं तो कभी नहीं रह सकता। वैभव की बात सुनकर विराट ने कुछ नहीं कहा। उसके कानों में बस नूर की बातें गूंज रही थी। वो हमारे लिए कितने अच्छे हैं, ये तुम सोच भी नहीं सकते। नूर की बातों को याद करके उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हमारे साथ बुरे तरीके से गुस्से से बर्ताव करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो नूर के साथ भी उसी तरह से बर्ताव करें। नूर उनकी वाइफ है, हो सकता है कि वो नूर के साथ अच्छे से बर्ताव करते हो और मैं यही चाहता हूं कि वो नूर के साथ अच्छे से बर्ताव करें। विराट की बात सुनकर वैभव ने विराट के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहा, क्या अभी भी तू नूर से प्यार करता है? क्या अभी भी तू उसे नहीं भूल पाया है? वैभव की बात सुनकर विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, बस दिल के कोने में दबाया जाता है और मैं अपने पहले पर को दिल के उसी कोने में दबा चुका हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और बढ़ भी जाऊंगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा, फिक्र मत करो। मैं इतना भी बड़ा इडियट नहीं कि किसी के जिंदगी में न होने की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दूं। मुझे अच्छे से पता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। कई ऐसे लोगों के पास खुश होने की कोई वजह नहीं होती है, मेरे पास तो पूरा परिवार है, तो मैं क्यों उदास रहूंगा। विराट की बात सुनकर वैभव ने आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरे भाई, मुझे पता था कि तू आगे बढ़ जाएगा। अच्छा हुआ, और रही बात लड़की की, तो तेरे लिए दुनिया की बेस्ट लड़की आएगी, लिख कर ले ले। वैभव की बात सुनकर विराट मुस्कुराने लगा। इस वक्त सुकून ने उन दोनों के पास आकर एक साथ दोनों के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर खुशी भरी आवाज में कहा, मेरे दोनों भाई मेरे लिए भाभी लाने का प्लान कर रहे हैं। एक भाई तो भाभी लेकर आ चुका है, आप दोनों भी लेकर आ जाए, उसके बाद में उन तीनों के साथ आप तीनों की बैंड बजाऊंगी। कहते हुए सुकून हंसने लगी। सुकून की बात सुनकर वैभव और विराट ने एक साथ उसके कान पकड़ते हुए कहा, तेरी भी तो शादी हो जाएगी, मस्ती नहीं करेगी तू, अपने ससुराल में जाकर बर्तन साफ करेगी, क्योंकि पढ़ाई तो तुझे होती नहीं है। उन दोनों के एक साथ कान पकड़ने की वजह से सुकून ने चिल्लाते हुए कहा, कैसे भाई हैं आप? अपनी मासूम सी बहन को बर्तन साफ करने के लिए कह रहे हैं? मैं कोई बर्तन साफ नहीं करने वाली, मेरे घर में नौकर होंगे, वो करेंगे, मैं तो आराम से मजे करूंगी पति के पैसों पर। कहते हुए सुकून ने उन दोनों को खुद से दूर धक्का दिया और सोफे पर जाकर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मासूम सी बहन पर अत्याचार करते हैं मेरे दोनों जालिम भाई। देखना आप दोस्त दोनों को जंगली जंगली भाभीियों मिलेंगे, जो दोनों के कान ही नहीं पकड़ेगी बल्कि बालों को पकड़ पकड़ कर खींच कर आप दोनों को गंजा कर देंगे। सुकून की बात सुनकर वैभव ने एटीट्यूड के साथ कहा, किसी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे बालों पर हाथ डाल सके, मैं तो अपने लिए बिल्कुल प्यारी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा, जो मैं जैसा कहूँ वैसा करें। वैभव की बात सुनकर सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, अक्सर जैसा हम चाहते हैं उसके उल्टा होता है भाई, इसका मतलब सीधी सादी लड़की तो आपको मिलने से रही। सुकून की बात सुनकर वैभव ने मुंह बना लिया। वहीं विराट उन दोनों की बात सुनकर हंसने लगा। विराट को हंसते हुए देखकर सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कैसी बीवी चाहिए भाई, या फिर बीवी चाहिए या कुंवारे रहने का प्लान है आपका? सुकून की बात पर विराट ने प्यार से कहा, बस इंसान हो, जिंदा हो और सबकी परवाह करे, मेरी परवाह करे ऐसी लड़की चाहिए। ज्यादा कुछ डिमांड में रखूंगा नहीं, क्योंकि डिमांड रखना होता तो शादी नहीं करता, एक रोबोट खरीद कर घर लेकर आ जाता। विराट की बात सुनकर सुकून ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या सोच भाई आपकी, क्या चॉइस है, क्या डिमांड रखी आपने? क्या डिमांड रखी है? आपको पक्का जिंदा लड़की मिल जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। सुकून की बात सुनकर विराट और वैभव हंसने लगे। विराट ने कहा, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए वो अपने रूम में चला गया। वैभव भी फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया। उन दोनों के जाते ही सुकून ने मुंह बनाते हुए कहा, सब लोग मुझे धोखा देकर चले गए। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और इस वक्त उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल के रिंग की आवाज सुनकर उसने फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखा। उस नाम को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। कुछ देर तक फ्लैश हो रहे नाम को देखने के बाद उसने कॉल उठाते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों कॉल कर रहे हो? अगर 10 बार तुम्हारे कॉल करने के बाद मैं कॉल नहीं उठा रही हूँ, उसका यही मतलब है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जब मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तो फिर कॉल करके मुझे परेशान करने का क्या मतलब बनता है? सुकून की बात सुनकर दूसरी तरफ से उसके कानों में एक अट्रैक्टिव आवाज सुनाई दी, इतना ज्यादा गुस्सा हो मेरी जान? सुकून ने जैसे ही ये सुना, वो अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसने खुद से कहा, ये आदमी
ये आदमी मुझ पर काला जादू करता है। सुकून ने ये बात धीरे से कही थी, पर शायद दूसरी तरफ के इंसान ने उसकी बात सुन ली। उसने धीमी आवाज में कहा, स्वीटहार्ट, काला जादू नहीं किया है अभी तक, पर करना चाहता हूं तुम पर। अगर इजाजत दो तो जरूर कर लूंगा। इस तरह से काला जादू करूंगा कि तुम दिन रात बस मेरे बारे में सोचते रहोगी। उस इंसान की बात सुनकर सुकून ने धीमी आवाज में कहा, तुम कब वापस आओगे विहान? आई रियली मिस यू मच। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कितना याद कर रही हूँ। तुम कब मेरी फैमिली से बात करोगे? मुझे सच में तुम्हारी बहुत 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 याद आ रही है। कहते हुए सुकून की आंखों से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। सुकून की बात सुनकर दूसरी तरफ का इंसान, जो कि इस वक्त अपने प्राइवेट जेट में बैठा हुआ था, उसने अपनी आंखों का बंद करके धीमी आवाज में कहा, बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ मेरी जान। बहुत जल्दी तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए तड़प रहा हूँ। मैं तुम्हारे गोरे गोरे गालों को चूमने के लिए तड़प रहा हूँ। तुम्हारी शिकायत करने के लिए तड़प रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बहुत जल्दी। वैसे भी मेरा सुकून तो तुम ही हो ना। तुम्हारे करीब आने के बाद ही तो मुझे अपना सुकून मिलता है, जो कि कई सालों से नहीं मिला। उस आदमी की बातें सुनकर सुकून ने धीमी आवाज में कहा, विहान, लव यू सो मच। सुकून की बात सुनकर विहान ने बस अपनी आंखों को बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मेरे होठों पर अपने होठ रखकर यही बात कहना, तभी मैं यकीन करूंगा कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। विहान की बात सुनकर सुकून के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त सुकून के कानों में उसकी मां श्रेया जी की आवाज पड़ी, सुकून क्या कर रही हो? श्रेया जी की आवाज सुनकर सुकून ने घबराते हुए कहा, मॉम कुछ नहीं। कहते हुए सुकून ने मोबाइल नीचे कर लिया और उनकी तरफ देखने लगी। सुकून के चेहरे पर डर देखकर श्रेया जी ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, इतना ज्यादा क्यों डर रही हो? ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने? सिंपल सा सवाल ही तो पूछा है। ऐसे डर रही हो जैसे मैंने कोई चोरी पकड़ ली है। वैसे किस बात कर रही थी तुम? तुमने कुछ कहा, मुझे लगा कि मैंने सुना कि तुमने किसी से आई लव यू कहा। सुकून ये सुनते ही हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, आर यू सीरियस मॉम? आपको सच में लगता है कि मैं किसी से प्यार करूंगी? मैं किसी से प्यार नहीं करती। वो तो मैं बस अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि नेक्स्ट जो प्ले होने वाला है उसमें जूलियट को रोमियो से आई लव यू कहना है। वही बता रही थी, इसलिए शायद आपको लगा होगा। मैं और किसी से आई लव यू कभी भी नहीं। कहते में सुकून अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर श्रेया जी ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, इतना मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। कहते हुए श्रेया जी वहां से चली गई। सुकून ने अपने मोबाइल की तरफ देखा, कॉल अभी भी ऑन था। उसने गहरी सांस ली और जल्दी से वहां से भागते हुए ऊपर अपने रूम में आ गई। उसने रूम में आकर गहरी गहरी सांस लेकर मोबाइल को कान से लगाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से उसे विहान के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसके हंसने की आवाज सुनकर सुकून ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दूसरी तरफ से विहान ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, मेरी शेरनी जो हर वक्त मुझ पर दहाड़ती रहती है, अपनी मॉम की आवाज सुनकर कैसे डर गई थी। तुम्हारा डरा हुआ चेहरा इमेजिन करके मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। कैसे डरी हुई होगी तुम? सच में तुम डरी हुई बहुत क्यूट लग रही होगी। मुझे अपनी एक पिक क्लिक करके भेजो ना। विहान की बात सुनकर सुकून ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे जब मेरे परिवार को पता ही नहीं है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, तो मैं कैसे उन लोगों के सामने बता दूं कि मैं तुम्हें आई लव यू कह रही थी? और तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं किसी से डरती हूँ? पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर ये कहने की हिम्मत रखती हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, पर कम से कम मेरे पास तुम होने तो चाहिए ना। मुश्किल से हम कितनी बार मिले हैं? मैं गिन सकती हूँ। बता सकते हो तुम मुझे कि कितनी बार मिले हैं हम? कितनी बार डेट पर गए हैं? 4 साल। पूरे 4 साल से मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा। सुकून की बात सुनकर विहान ने धीमी आवाज में कहा, यू नो ना, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारे परिवार जितनी हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने पढ़ाई की और लंदन शिफ्ट हो गया। तुम्हारे लिए ही 4 साल तक मैं वहीं पर मेहनत कर रहा था। विहान की बात सुनकर सुकून ने अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है, पर क्या करूं, तकलीफ होती है। जिस तरह से सब लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मैंने कभी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। यहाँ तक कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड, जो कि अब मेरी भाभी है, उससे भी तुम्हारे बारे में छुपाया है। जब उसे पता चलेगा ना, वो जूते से मुझे मारेगी। तुम्हारे लिए जूते की मार भी खाने के लिए तैयार हूँ। और तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। बात ही नहीं करनी मुझे तुमसे।
पक्की वाली कट्टी, कहते हुए सुकून ने कॉल कट करके मोबाइल को बैग पर फेंक दिया। मोबाइल को साइड में फेंकने के बाद सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी मुझे मनाने की मिस्टर विहान, जितने दूर रहे हो अब उतना तड़पाऊंगी तुम्हें। पास आने के बाद भी पास नहीं आने दूंगी। 4 साल, पूरे 4 साल इंतजार किया है। 16 साल की उम्र में छोड़कर गए थे। 20 की होने वाली हूँ, फिर भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब तक कितने लड़के मेरे पीछे पड़े थे, लड़कों को इग्नोर करने के लिए खुद लड़का बन गई। कहते हुए मुंह बनाने लगी। उसने मिरर में खुद को देखा। ऐसा नहीं था कि सुकून को लड़कियों की तरह सजना समझना पसंद नहीं था। वो बस टॉमबॉय की तरह बर्ताव करती थी। उसकी लाइफ में तो बहुत पहले ही उसका प्रिंस चार्मिंग आ गया था, जब वो अपने हाई स्कूल में थी। तो उसे 5 साल बाद उसका सीनियर है, जिसके साथ पहले उसकी लड़ाई हुई थी, बाद में वो उसी के प्यार में पड़ गई। कच्ची उम्र में ही दोनों ने एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस कर दिया था, पर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए विहान को लंदन जाना पड़ा। भले ही दोनों 4 साल से एक दूसरे से नहीं मिले थे, पर दोनों के बीच में दूरियां नहीं आई थी। वो हफ्तों तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे, पर जब भी बात करते थे उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो जाती थी। सुकून सब कुछ याद करके बेड पर लेट गई। उसने सीलिंग को घूरते हुए कहा, सच में ये प्यार इंसान को पागल बना देता है। पागल जैसे मुझे बना दिया है। कहते हुए मुस्कुराने लगी। उसने अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, मिस्टर विहान ठाकुर, तड़पने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सुकून राणा अब तुम्हें तड़पने के लिए तैयार बैठी है। कहते हुए सुकून अपनी आंखों को बंद करके मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ कॉपर में बैठा हुआ विहान ठाकुर, जो कि सुकून का बॉयफ्रेंड और एक काफी बड़ा बिजनेसमैन भी था। उसने अपने मोबाइल में वॉलपेपर पर लगी हुई सुकून की हाई स्कूल की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है मेरी जान, तुम मुझे तड़पाना चाहती हो और मैं तड़पने के लिए तैयार हूँ। आखिर गलती भी तो की है मैंने। गलती की सजा तुम नहीं दोगी तो कौन देगा? तुम्हारा ये आशिक तुम्हारी हर सजा को भुगतने के लिए तैयार है। कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। रात का वक्त, नूर अच्छी नींद पूरी करके उठकर बैठ गई। उठते ही अचानक से उसे सब कुछ याद आने लगा। उसे घबराहट हो ही रही थी कि इस वक्त रूम का दरवाजा खुला और निष्कर्ष अंदर गया। निष्कर्ष को देखते ही नूर जल्दी से बेड से कूदकर दौड़ते हुए निष्कर्ष के गले से लग गई। निष्कर्ष ने नूर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, व्हाट हैपेंड लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की आवाज सुनकर ने धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा डर गई थी। कहते हुए उसने तो अपने दोनों हाथों को निष्कर्ष की गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दिया। निष्कर्ष ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, इतनी छोटी छोटी बातों पर डरोगी तो फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ोगी लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, एक और गुनहगार जिसने ये सब कुछ किया था, उसे तो सजा देनी है तुम्हें, और उसकी सजा इन दोनों से ज्यादा खतरनाक होगी लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर उसके साथ ऑलरेडी बहुत कुछ गलत हो चुका है, अब हमें कुछ करने की जरूरत। निष्कर्ष ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप लिटिल गर्ल, चुप, बिल्कुल चुप, मैंने कहा ना, फालतू की बकवास नहीं। गुनहगार को सजा दी जाती है, माफी नहीं। माफी मेरी डिक्शनरी में नहीं लिखी है और अब से तुम्हारी भी डिक्शनरी में नहीं लिखी होनी चाहिए। मेरी बीवी दूसरों को माफ नहीं करेगी, बल्कि गुनहगार को सजा देगी। मैंने 1000 बार एक ही बात रिपीट की है, अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आता था तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? ये सोचकर अपने गुनहगार को सजा दो, पर शायद तुम बार बार मेरी बात भूल रही हो। मैं एक ही बात 1000 बार रिपीट नहीं कर सकता लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, पर एक लड़की के लिए उसकी इज्जत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो कैसे भी हो, उसकी इज्जत अब उसके पास नहीं रही, वो वैसे भी मर चुकी है। उसके लिए सजा यही होगी कि वो इसी जिंदगी को तड़प तड़प कर दी है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो था, वो सब कुछ याद करें। उसे याद आए कि उसने भी किसी और के साथ ये सब कुछ करवाने की कोशिश की थी। उसे याद आए कि ये सब कुछ कोई मजाक नहीं है, ये सब कुछ एक जिंदगी बर्बाद कर सकता है, एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, उसके साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ये सब कुछ उसके लिए बहुत बड़ी सजा होगी। मैं उसे और कोई सजा नहीं देना चाहती। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने सीधा सीधा जवाब दे दिया। निष्कर्ष ने नूर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हें मेरी नूर जहां बनाना चाहता हूं, पर तुम मेरी लिटिल गर्ल बन के रहना चाहती हो। तुम अभी भी छोटी बच्ची हो और आगे भी छोटी बच्ची रहोगी। छोटी छोटी चीजों को ओवरथिंक कर लेती हो। कोई बात नहीं,
तुम्हारी गुनहगार को मैं सजा अपने तरीके से दूंगा। जान नहीं लूंगा पर जान लेने से ज्यादा तड़पाऊंगा, इतना तड़पाऊंगा कि वो मौत की भीख मांगेगा पर मौत नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने मना किया है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए कहा, ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से मत देखो, जब भी तुम मुझे ऐसी दिखती हो दिल करता है कि तुम्हारे गालों को पूरी तरह से खा जाऊं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। निष्कर्ष ने उसे झटके से गोद में उठाते हुए कहा, आज हम कहाँ पर डिनर करेंगे? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बालकनी की तरफ देखते हुए कहा, वहां पर। निष्कर्ष ने अपना सिर हिलाया और नूर को लेकर बालकनी में आ गया। उन दोनों के बालकनी में आते ही कुछ सर्वेंट भी अपने हाथ में खाने का सामान लेकर वहां पर आ गए। वहां पर पहले से ही एक टेबल लगा हुआ था। नूर को तो पता ही नहीं था कि ये सब कब हुआ, वो बस मुस्कुरा रही थी। निष्कर्ष ने नूर को अपनी गोद में बिठाया और उसे लेकर एक कुर्सी पर बैठ गया। सर्वेंट दोनों को खाना सर्व कर रहे थे। नूर को अब इन सब की आदत पड़ गई थी, जिस वजह से अब उसे शर्म नहीं आ रही थी। वो दोनों फीमेल सर्वेंट नूर को देखकर काफी ज्यादा जलन महसूस कर रही थी। कुछ दिनों पहले तक नूर उनके साथ ही घर का काम करती थी और अब नूर उनकी मैडम बन चुकी थी और वो लोग खुद नूर के नौकर बन चुके थे। नूर उन लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, पर निष्कर्ष उसकी पूरी नजरें आसपास के लोगों पर थी। उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके उन दोनों फीमेल सर्वेंट को घूरते हुए कहा, माना कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर मैंने उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं दी, किसी को भी नहीं, तो तुम दोनों से घूरने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? निष्कर्ष की बात सुनकर दोनों फीमेल सर्वेंट के चेहरे पर डर नजर आने लगा। निष्कर्ष ने दांत पीसते हुए कहा, अगली बार से अगर मुझे तुम दोनों की नजर मेरी लिटिल गर्ल पर नजर आई तो तुम दोनों की आंखें देखने के लायक नहीं रहेगी। निष्कर्ष की बात सुनकर उन दोनों ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वहीं नूर भी हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देखने लगी। उसने कुछ कहना चाहा, पर कुछ सोचकर भी चुप हो गई। वैसे भी उसका ये पति काफी ज्यादा सनकी था, उसकी किसी बात का उसे पर कोई ऐसा नहीं होने वाला था। वो दोनों खाना सर्व करके वहां से चली गई। उनके जाते ही निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम कुछ कहने वाली थी लिटिल गर्ल, पर तुमने खुद को शांत कर लिया। अब कहो क्या कहना चाहती थी तुम? निष्कर्ष के सवाल पर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करते हैं आप? इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज्यादा गुस्सा करने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके होठों के करीब अपने हाथ लाकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, डोंट वरी, तुम्हें डर है ना कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, फिक्र मत करो। जब तक जिंदा हूं तुम्हें कभी भी डिसेटिस्फाई नहीं रहने दूंगा। और रही बुढ़ा होने की बात, तो कहो ही मत। अगर तुम जानना चाहती हो कि मेरे अंदर कितनी ताकत है तो मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ। निष्कर्ष को बात को किसी और की डायरेक्शन में लेकर जाते हुए देखकर नूर ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे बेशर्मी भरी बातें कर रहे हैं आप? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नूर अपनी नजर यहाँ वहाँ चुराने लगी। उसका बेशर्म पति हर बार बात को किसी और की डायरेक्शन में लेकर जाता था। बेचारी नूर क्या ही कहती, कुछ भी कहती नहीं, इसका से उसका उल्टा ही मतलब निकालता था। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, कुछ मत कहो, कुछ भी नहीं। मुझे बस ये बताओ कि और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? तुम्हें दिया हुआ वक्त खत्म हो चुका है। अब मैं खुद को और नहीं रोकना चाहता, बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की सांस ऊपर नीचे होने लगी। साथ ही उसे गीतांजलि जी की बात याद आने लगी। वो जानती थी कि गीतांजलि जी ने उसे क्या कहा है। ये बात निष्कर्ष को पता है और गीतांजलि जी ने उसे बताया था कि उसका बाप कौन है, जिसने उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद की थी। उन्होंने खुद का वादा पूरा किया था, तो नूर कैसे अपना वादा तोड़ सकती थी? निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ उल्टा सीधा चल रहा है तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो लिटिल गर्ल। किसी के कहने पर मैं तुमसे दूर होने वालों में से नहीं हूँ और किसी के कहने पर मैं तुम्हें खुद से दूर जाने देने वालों में से भी नहीं हूँ। मेरी महारानी हो तुम। अगर मैं किंग हूँ तो तुम मेरी क्वीन हो और किंग पर हुक्म चलाने का हक सिर्फ क्वीन को है, सिर्फ क्वीन को। अगर मैं कुछ गलत करूं तो मुझे रोकने का हक मैंने तुम्हें दिया हुआ है लिटिल गर्ल। फिर भी तुम इस तरह से बात कर रही हो। सच कहते हैं पति जितना अच्छा हो बीवी उतना ज्यादा मानती है। बहुत ज्यादा बुरी हो तुम लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। क्या सच में निष्कर्ष उसे कह रहा था कि अगर निष्कर्ष कुछ गलत करे तो वो पूरे हक से उसे रोक सकती है?
नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने उसकी नाक को पकड़कर खींचते हुए कहा, रहने दो, तुम्हारा छोटा सा दिमाग मेरी बात को समझने के लिए नाकामयाब है, इसलिए उस पर जोर मत डालो। अगर खत्म हो गया तो तुम पागल हो जाओगी, और फिलहाल मैं तुम्हें पागल खाने नहीं भेजना चाहता, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक हम दोनों पूरी तरह से एक ना हो जाए। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह फुलाते हुए कहा, अच्छा, उसके बाद आप मुझे पागल खाने भेज देंगे? आपका यही प्लान है ना कि आप मुझे पागल खाने भेज दे? नूर की बात पर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, नहीं लिटिल गर्ल, मुझे अच्छे से पता कि इस पागल को कैसे ठीक करना है। मैं अच्छे से तुम्हें बिस्तर पर ठीक कर दूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निष्कर्ष ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए कहा, मुझे घूरना बंद करो, क्योंकि अगर तुम मुझे घूरोगी तो मैं भी तुम्हें घूरूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। निष्कर्ष ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। नूर चुपचाप उसके हाथों से खाना खा रही थी। निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यही सोच रही हो ना कि तुम्हारी माँ के बाद तुम्हारी लाइफ में वो पहला इंसान हूँ जिसने तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया है, जिसने तुम्हारी केयर की है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो ये प्यार मैं जिंदगी भर करूंगा, चाहे हमारे 10 बच्चे क्यों ना हो जाए। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम ही रहोगी हमेशा, और तुम्हें इसी तरह से अपने हाथों से खिलाऊंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने पिछली बार भी आपसे एक सवाल पूछा था, आपने मुझे उसका ठीक से जवाब नहीं दिया था। इस बार मैं वही सवाल पूछना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अच्छे से जवाब दीजिए। आपकी लाइफ में हजारों लड़कियां आ सकती है, मुझे 1000 गुना ज्यादा बेहतर, फिर मैं ही क्यों? मुझे चुनने के पीछे कोई तो वजह होगी ना आपकी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है, आप बहुत अजीब है, बहुत ज्यादा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको किस तरह से संभालूं, पर आपकी बातें, आपकी कुछ कुछ बातें मुझे ऐसा महसूस करती है जैसे मेरी माँ मेरे पास है। आप क्यों इतने अच्छे हैं? नूर की बात पर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे जिंदगी में पहले ऐसे इंसान मिला है जिसने कहा है कि मैं अच्छा हूँ, वरना सबसे मुझे यही सुनने को मिला है कि मैं बहुत बुरा हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, तो आप बुरे हैं? निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, मैं बुरा हूँ और मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं, और ना ही मैं कभी अच्छा बनूंगा। मैं तुम्हारे लिए भी तब तक अच्छा हूँ जब तक तुम खुद अच्छे तरीके से रहेगी, जब तक मेरी बातें मानोगी, जब तक मेरी अच्छी लिटिल गर्ल बनकर रहोगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, लिटिल गर्ल मत कहिए ना राणा साहब, जब आप मुझे लिटिल गर्ल कहते ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं छोटी सी बच्ची हूँ। आपको पता है सुकून मुझे क्या क्या चढ़ा रही थी? वो कह रही थी कि मैं आपकी अडॉप्टेड डॉटर हूँ। लाइक सीरियसली, मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी कोई अडॉप्टेड डॉटर नहीं। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, तो तुम मेरी बीवी हो, तो तुम्हें नहीं पता कि बीवी क्या करती है? तुम्हें नहीं पता कि बीवी अपने पति के साथ रोमांस करती है? पर तुम तो मुझसे दूर दूर भागती हो। बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम मेरी अडॉप्टेड डॉटर हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह फुलाते हुए कहा, तो ठीक है, मुझे किसी छोटे से बच्चों के स्कूल में डाल दीजिए और हॉस्टल छोड़कर आ जाए और यहाँ पर अकेले रहिए। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी गर्दन को चूमते हुए कहा, अगर तुम्हें कहीं और छोड़ना होता तो अपने पास क्यों रखता लिटिल गर्ल? ये भूल ही जाओ कि मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा। तुम्हें तो जिंदगी भर मेरे पास, मेरी बाहों में मेरा बनकर ही रहना है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने पाउट बनाते हुए कहा, तो फिर मुझे लिटिल गर्ल कहना बंद कीजिए। आप जब लिटिल गर्ल कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है राणा साहब, पर ऐसा लगता है जैसे सच में मैं छोटी बच्ची हूँ। आपको पता मेरी उम्र क्या है? 19 ईयर्स, पूरे 19 साल की हो चुकी हूँ मैं, और अभी कुछ महीनों में 20 साल की भी हो जाऊंगी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, तो ठीक है मेरी नूरे जहां, तुम्हें नूरे जहां ही कहूंगा। निष्कर्ष के मुंह से नूरे जहां सुनकर नूर के गाल गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से अपने गुलाबी गालों को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, आप सिर्फ मेरा नाम ले सकते हैं, इतना प्यारा तो नाम है मेरा, नूर नूर है। जहां कहने की क्या जरूरत है? ऐसा लगता है जैसे मैं कोई महारानी हूँ। निष्कर्ष ने नूर के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो महारानी ही तो हो, मेरे दिल की, मेरी जिंदगी की, मेरी प्रॉपर्टी की। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, अच्छा, इसका मतलब आप महाराज है?
निष्कर्ष ने नूर के गालों को चूमते हुए कहा, मैं कौन हूँ ये बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा लिटिल गर्ल, बहुत जल्दी, और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। उसकी बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कहीं आप सच में कोई छुपे हुए खतरनाक डॉन तो नहीं हो ना? देखो, अगर आप कोई डॉन हो तो मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। निष्कर्ष ने नूर को घूर कर देखते हुए कहा, फालतू बकवास बहुत करनी आती है तुम्हें लिटिल गर्ल, कभी अच्छी बातें भी कर लिया करो। अगर मैं डॉन हूं तो क्या करोगी? मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचोगी? बोलो। कहते हुए निष्कर्ष की पकड़ नूर की कमर पर मजबूत हो गई। नूर के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसने निष्कर्ष के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैंने कब कहा कि मैं आपको छोड़कर जाऊंगी? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगी भला? मुझे आपका छोड़कर जाने से क्या मिलेगा? मैं तो हमेशा आपकी बनके रहूंगी, आपके साथ, आपकी बाहों में। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, इसी तरह से अच्छी लड़की बन के रहकर लिटिल गर्ल, क्योंकि जब भी तुम फालतू की बातें करते हो मुझे गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं तुम्हें तकलीफ देता हूँ, जो कि मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। खैर, बहुत ठंड पड़ रही है, चलो अंदर। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर रूम में आ गया। उसने नूर को बेड पर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सोना नहीं है? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, सोना है, पर पहले अपनी लिटिल गर्ल की खूबसूरती से देखना है। निष्कर्ष के मुंह से दोबारा लिटिल गर्ल सुनकर नूर ने पाउट बना लिया। निष्कर्ष ने उसके बालों को कान के पीछे करके हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, मेरी नूरे जहां, क्या आपने राणा साहब से नाराज हो गई? निष्कर्ष के मुंह से नूरे जहां सुनकर नूर के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, राणा साहब, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहोगे ना? अगर कभी आपकी लाइफ में कोई अच्छी लड़की भी आ गई ना, तो भी आप उसे कह देना कि वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, क्योंकि आप हमारे हैं। हम तो वैसे भी उसका सिर फोड़ देंगे। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखकर हल्के से उसकी हथेली को अपने हाथ में लेकर चूमते हुए कहा, सिर्फ तुम होगी, तुम्हें तो सब कुछ करने की इजाजत दी है। गर्दन भी काट सकती हो और टांगे भी काट सकती हो, इनफैक्ट उसकी जान भी ले सकती हो तुम तो। नूर तो गर्दन काटने के बारे में सोचकर घबरा गई। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखा, जो कि उसकी बात सुनकर सच में डर गई थी। जिस तरह से आज उसने अपने हाथों से 2 लोगों की जान ली थी, उसके बाद लोगों की जान लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी वो जान गई थी कि उसका पति उसे किसी भी क्राइम से बचा सकता है, पर वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे डरा रहे हैं? निष्कर्ष ने नूर के गालों पर हल्के हल्के से अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैं कहाँ डरा रहा हूँ, मैं बस एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर मेरी सिंपल सी बात भी तुम्हें ऐसी लगती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? खैर, ये छोड़ो और सो जाओ जल्दी से। अगर जल्दी नहीं सोगी तो जल्दी उठोगी कैसे? वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा। निष्कर्ष ने उसे अच्छे से सुलाते हुए कहा, सो जाओ, छोटे बच्चों की जानने की बात नहीं है। निष्कर्ष के मुंह से छोटा बच्चा सुनकर नूर ने पाउट बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। निष्कर्ष भी उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके सिर को टैप करने लगा। निष्कर्ष ने उनकी तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपका दामाद और मैं हूँ आपका दामाद, भूल गए आप? निष्कर्ष की बात सुनकर अशोक अग्रवाल, निखिल अग्रवाल हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। अशोक अग्रवाल ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम और मेरे दामाद, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हारी शादी कब हुई है उसके साथ? अशोक अग्रवाल की बात सुनकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उस प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी करने से अच्छा है कि मैं उसका खून कर दूं। वैसे तो वो मैं करूंगा ही, आखिर उसने काम ही ऐसा किया है। निष्कर्ष के मुंह से अपनी बेटी के लिए प्रोस्टिट्यूट सुनकर अशोक अग्रवाल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, औकात में रहकर बात करो। उनके साथ ही निखिल भी चिल्लाया। उन दोनों की बात सुनकर निष्कर्ष ने और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, फिर भी मुझे कह रहे हो कि औकात में रहकर बात करो। खैर, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ, ससुर की पहली बार दामाद घर आया है, स्वागत नहीं करोगे? निष्कर्ष के मुंह से बार बार दामाद सुनकर निखिल ने चिल्लाते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस घर के दामाद कैसे हो गए तुम? निष्कर्ष ने निखिल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे ससुर जी, भूल गए,
कितने अच्छे अच्छे कान किए हुए हैं आपने। अब खुद सोचिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका दामाद हूँ तो बिना किसी वजह के तो नहीं कह रहा हूँ ना, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, और अगर कोई वजह है तो वो बेवजह तो नहीं होगी। अब आप खुद याद कीजिए कि आपने क्या किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, किस तरह से किया था, और कुछ याद कीजिए, किसी का चेहरा याद कीजिए, आपको सब याद आ जाएगा। निष्कर्ष की बात सुनकर अशोक अग्रवाल चुप हो गए। तभी उन्हें निष्कर्ष की बात याद आई कि नूर उसकी बीवी है। ये याद आते ही वो नूर का चेहरा याद करने लगे। नूर का चेहरा याद करते ही उनकी आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की का चेहरा घूमने लगा, जिसे याद करने भर से ही उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। साथ ही उनकी हार्टबीट भी तेजी से धड़कने लगी। निष्कर्ष ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है मेरे प्यारे ससुर जी को याद आने लगा है। याद कीजिए ससुर जी, याद कीजिए, अब तो शायद आपको थोड़ी बहुत बातें याद आ गई होगी। ये एहसास भी हो गया होगा कि मैं आपका दामाद कैसे हूँ। निष्कर्ष के सवाल पर इस बार अशोक अग्रवाल ने कुछ नहीं कहा। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वही निखिल अपने पापा के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर, निष्कर्ष का कॉन्फिडेंस देखकर खुद कंफ्यूज और हैरान परेशान था। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम इस घर के कोई नहीं हो। कोई नहीं, भले ही हमारे पास तुम्हारे जितना पैसा नहीं है, पर तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इस घर की बेटी के साथ शादी कर सको। निखिल की बात सुनकर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बहन जैसी घटिया लड़की के साथ शादी करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है। मैं पत्नीव्रता पति हूँ। मेरी लाइफ में एक लड़की और मरते दम तक वही रहेगी। तुम लोगों की तरह नहीं जो बीवी होने के बाद भी यहाँ वहाँ मुंह मारता फिरे, जैसे तुम्हारा बाप मुंह मारता फिरता था। निष्कर्ष के मुंह से अपने डैडी के लिए इस तरह की बात सुन करने के लिए चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। निखिल की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, चुप साले साहब, बिल्कुल चुप, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। वैसे ससुर जी, आपको पता है मुझे आपसे नफरत क्यों है? तो सुनिए। वैसे अंदाजा तो लगा ही लिया होगा आपने, पर जितनी कम बुद्धि आप दोनों बाप बेटों के अंदर है, मुझे लगता है कि जब तक मैं खुद सब कुछ नहीं बताऊंगा आपको क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले रीजन, मेरे स्पेशल इंसान की आंखों में आंसू की वजह है आप। उसका पूरा बचपन बर्बाद होने की वजह है आप। उसके हर दर्द में होने की वजह, उसे छोड़ने के लिए गुनहगार है आप। उसके हर एक गुनहगार को उसके गुनाह की सजा मैं दूंगा, क्योंकि वादा किया है, उसे रुलाने वाले को खून के आंसू रुलाऊंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर अशोक अग्रवाल के कदम लड़खड़ाने लगे। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अपने पापा की हालत देखकर निखिल कंफ्यूज और परेशान दोनों था। उसने उन्हें संभालते हुए कहा, आप तो ठीक है ना, आप ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या पापा? निखिल की बात पर अशोक अग्रवाल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निष्कर्ष ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, शक्ल देखने के बाद भी अगर आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सच है, तो फिर आपसे जैसा ब्लडी बस्टर्ड कोई हो ही नहीं सकता। एक लड़की की कॉलेज टाइम में जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया मरने के लिए, और अब जब सालों के बाद तुम्हारा खून तुम्हारी आंखों के सामने है तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो तुम्हारा खून है। तुम्हारे जैसे आदमी को आदमी नहीं कहते, बल्कि नामर्द कहते हैं। नामर्द हो तुम, अशोक अग्रवाल, नामर्द। अशोक अग्रवाल ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही ये सुनकर कि उसके पापा की कोई और बेटी भी है, निखिल हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। अपने बेटे की तरफ देखकर अशोक अग्रवाल ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। निखिल ने भी हैरानी से कहा, बकवास कर रहे हो तुम, मेरे पापा पर रिश्ते का इल्जाम नहीं लगा सकते। निखिल और अशोक अग्रवाल की तरफ देखकर निष्कर्ष ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, फॉरगेट, तुम लोगों के सामने फालतू की बकवास करके मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। वैसे बस आप लोगों से मिलने की चाहत थी, इसलिए घर आया था। पहली बार अगर अपने ससुर के घर जा रहा हूँ तो कुछ लेकर जाना था ना, इसलिए सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, इसलिए मैंने धमाका कर दिया। वैसे धमाका तो पसंद आया ना, अभी अभी दिवाली गई है, साथ में पटाखे नहीं फोड़ पाए तो क्या हुआ, आपके घर के बाहर बड़ा सा बम फोड़ दिया। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके घर के अंदर भी फोड़ सकता हूँ। आप चाहते हैं क्या ससुर जी? निष्कर्ष की बात सुनकर अशोक अग्रवाल ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो,
चले जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल झूठ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। निष्कर्ष ने उनकी तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, चाहे तो सबूत दे सकता हूँ, पर नामर्द को सबूत देने का मुझे कोई शौक नहीं है। वैसे चूड़ी वाला था, पहन लेना। कहते हुए निष्कर्ष ने पीछे पलटकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उसके बॉडीगार्ड के हाथ में एक थाली थी जिसमें सारी चूड़ियां और लड़की के सजने संवरने की चीज थी। निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, औरत समझ के नहीं दे रहा हूं, क्योंकि औरत कमजोर नहीं होती, इनफैक्ट ट्रांसजेंडर भी कमजोर नहीं होता। तुम तो उन पर भी नहीं आते, पर फिर भी नामर्द तो हो तुम। कहते हुए निष्कर्ष ने वो थाली अशोक अग्रवाल के पैरों के पास पटक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, इसे पहन के मुजरा करना, पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि जिस तरह की तुम्हारी हालत है और जिस तरह से तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है, बहुत जल्दी भीख मांगने की नौबत आएगी और मुझे यकीन है तुम भीख मांग नहीं पाओगे। इसलिए मुजरा करने के लिए तैयार हो जाओ। बाय बाय ससुर जी, चलता हूँ। दुआओं में याद रखना, और नहीं रखना चाहते तो मैं हूं ना अपनी याद दिलाने के लिए। फिक्र मत करना, तुम्हारा ये दामाद बहुत काबिल है, बहुत ज्यादा। कहते हुए निष्कर्ष टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखकर अपनी कार में जाकर बैठ गया। निष्कर्ष के जाने के बाद भी अशोक अग्रवाल कुछ नहीं बोल रहे थे। वो अभी भी मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़े थे। निखिल ने उनकी तरफ देखा। अशोक अग्रवाल की आंखों के सामने वो सामान पड़ा हुआ था। उसे निष्कर्ष की बातें अपने कान में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। साथ ही ने नूर का चेहरा अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ महसूस हो रहा था। निखिल ने अपने पापा की हालत देखकर उन्हें कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, पापा क्या सच में? क्या वो सच कह रहा था? क्या कोई आपका नाजायज बच्चा है? क्या आपने मॉम को धोखा दिया है? क्या आपने मॉम को चीट किया है? बोलिए पापा। निखिल की बात सुनकर अशोक अग्रवाल ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और पैर लड़खड़ाने लगे। उनका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था और अभी जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वो फिर से खुद को संभाल नहीं पाए और बेहोश होकर वहीं पर गिर गए। उनके बेहोश होते ही निखिल के मुंह से चीख निकल गई। वहीं निष्कर्ष अपनी कार में बैठकर टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। निखिल के साथ उसके बॉडीगार्ड मिस्टर अशोक अग्रवाल को लेकर अंदर लेकर आए। कुछ ही देर में उनके लिए डॉक्टर को बुलाया गया। वहीं निष्कर्ष वापस आ गया। अब तक लगभग सुबह का वक्त हो चुका था। मेंशन वापस आते ही वो सीधा ऊपर अपने रूम में आ गया, जहां पर बेड पर नूरबेग से सो रही थी। निष्कर्ष ने उसके पास आकर उसके गाल पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, कैसे सोती हो तुम लिटिल गर्ल? कहते हुए निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों को चूम लिया और उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा। निष्कर्ष का एहसास महसूस करते ही नूर ने नींद में ही उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर सो गई। निष्कर्ष ने उसके बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे गुनहगार को बहुत जल्दी सजा दूंगा लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष नूर को अपनी बाहों में भरकर लेट गया। कुछ ही देर में उसकी भी आंख लग गई और वो भी सुकून से सो गया। वही अग्रवाल मेंशन में कोई भी नहीं सो रहा था। डॉक्टर लगातार मिस्टर अशोक अग्रवाल का एग्जामिन कर रहे थे। उनका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था और इस वक्त वो बेहोश थे। निखिल और अंजलि जी दोनों ही परेशान थे। अंजलि जी का रो रो कर बुरा हाल था। निखिल ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, पर अंजलि जी समझ गई थी कि जरूर कोई तो बड़ी बात हुई है। उन्होंने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बताओ कि हुआ क्या तुम्हारे पापा के साथ? अचानक से उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई? वो तो ठीक थे न? उनकी तरफ देखते हुए कहा, निष्कर्ष राणा वो यहाँ पर आया था। उसने कहा कि वो पापा की किसी बेटी का पति है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी। मेरा सिर दुख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? पापा ने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। वो आपको धोखा कैसे दे सकते हैं? निखिल की बात सुनकर अंजलि अग्रवाल चुप हो गई। अपनी मां को चुप देखकर निखिल ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे। उनके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था, जिसे देखकर निखिल ने धीमी आवाज में कहा, क्या सच में पापा ने आपको धोखा दिया था? बोलिए मॉम। निखिल के सवाल पर अंजलि जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू ही उनका जवाब थे। निखिल अपना सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। अंजलि जी ने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, आज से 19 साल पहले तुम्हारे पापा ने मेरी ही नहीं बल्कि एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी। कॉलेज स्टूडेंट थी वो। उसकी खूबसूरती में पागल होकर तुम्हारे पापा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ है, कैसी है, किस हालत में है।
मुझे बस इतना पता है कि वो कुछ साल पहले प्रेग्नेंट थी। कहते हुए अंजलि जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। निखिल हैरानी से अपनी मां की तरफ देख रहा था। उसने बेड पर लेटे हुए अपने पापा की तरफ देखा। अब उसे उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। थोड़ी देर पहले तक जिस पापा के लिए वो परेशान था, अब उसी की आंखों में उनके लिए नफरत थी। आखिर कोई बच्चा कैसे अपनी मां के गुनहगार से प्यार कर सकता है? ये सोच करके उसकी मां के इतने प्यार करने के बाद भी उसके पापा ने उसकी मां को धोखा दिया है। निखिल का दिमाग खराब हो रहा था। उसने गुस्से से अंजलि जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर इस आदमी ने आपको धोखा दिया है तो फिर आपने इस आदमी को माफ कैसे कर दिया और आप इस आदमी के साथ इतने सालों तक क्यों रह रही है? बोलिए मॉम। निखिल के सवाल पर अंजलि जी कुछ कहती है, उससे पहले ही उन दोनों के कानों में बॉडीगार्ड के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बॉडीगार्ड के चिल्लाने की आवाज सुनकर के लिए पलट कर देखा तो बॉडीगार्ड गहरी गहरी सांसें लेते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। बॉडीगार्ड की तरफ देखकर निखिल ने धीरे से कहा, व्हाट हैपन? बॉडीगार्ड ने धीमी आवाज में कहा, वो नीचे चलिए। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।